जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो चल रहा है वो है नदियाँ। ठीक, नदियों में भी हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, हिमालयी नदियों को हम तीन भागों में डिवाइडेड, मतलब तीन भागों का मतलब हिमालयी नदियों में तीन मुख्य नदियाँ थी और बाकी सहायक नदियों के बारे में बात हुई। एक थी सिंध नदी, ठीक, दूसरा गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। तो हम दो देख चुके हैं, दो नदी द्रोणी के बारे में बात कर चुके हैं, सिंधु नदी द्रोणी तथा गंगा नदी द्रोणी। ठीक है, सिंधु नदी द्रोणी में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसका नाम क्या है, कितने मतलब लंबाई कितनी है उसकी, ठीक है, कितना उसका नदी द्रोणी का कितना क्षेत्रफल है उसके बारे में देखें और उनकी सहायक नदियों के बारे में देखें। साथ ही साथ उसी प्रकार हम लोग जो इसका पिछला वीडियो था उसमें गंगा नदियों की सहायक नदी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के देवकाशी उत्तरकाशी जिले में जो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है, देवप्रयाग में, तो गंगा नदी का नाम होता है। तो ये सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग क्या करिए, इससे पिछले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखना हो तो दो वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। उससे पहले एक वीडियो सिंधु नदी तंत्र पर है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी समाप्त हो जाएगी तो हिमालयी नदियां समाप्त हो जाएगी। फिर हिमालयी नदियों के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक, तो आज चलेगा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी या तंत्र। ठीक है, हम लोग नदी द्रोणी एवं तंत्रों के बारे में देखें। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक था नदियों के बारे में समान जानकारी, उसमें यही सब देख रहे थे कि नदी द्रोणी क्या है, विभाजक क्या है। ठीक है, एक जल विभाजक होता है, नदी द्रोणी क्या, जल संभर क्या है, ठीक है, अपवाह तंत्र क्या, अपवाह प्रणाली क्या, ये सब हम लोग वहां देखे थे। ठीक है, तो नदी द्रोणी कुछ नहीं, वो क्षेत्र होता है जहाँ से नदियां बहती हैं। ठीक है, वो क्षेत्र पूरा जो जलग्रहण क्षेत्र का कहलाता है, उसी को कहते हैं नदी द्रोणी। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा है, दो देख चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र देख चुके हैं और गंगा नदी तंत्र देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या द्रोणी। ठीक है, ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में क्या देखना है, तो आप ब्रह्मपुत्र लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में इसमें जो पहला बिंदु क्या लिखेंगे, पहले आप देखिए कि ये है, देखिए ये है नेपाल, ये है भूटान। ठीक है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। जो ऊपर वाला भाग ये पूरा क्षेत्र है, ये मतलब तिब्बत है। ठीक है, जो चीन के पास है। ठीक, ये तो तिब्बत में यहाँ पास एक ग्लेशियर है जिसे क्या कहते हैं, चेमायुंगडुंग का ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। ठीक, यहीं पास राकसताल है, यहीं पास मानसरोवर झील है, राकसताल झील है, ये सब यहीं पास है। ठीक है, तो चेमायुंगडुंग का जो ग्लेशियर है इसी से इधर क्या होती है, यहीं पास से क्या होती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर, तो मानसरोवर के पास ये जो ग्लेशियर, इसी के पास से इधर जो नदी निकलती है ये जाती है सिंधु नदी। ठीक है, जो ये पश्चिम की तरफ, लेकिन जो पूर्व की तरफ बहती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, थोड़ा सा निकलते हुए ये जाती है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे होकर यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ प्रवेश, ध्यान दीजिए, जब यहाँ प्रवेश करती है, आप लोग को मालूम है कि ये पूरा हिमालय पर्वत है। इधर क्या है, नामचा बरुआ पर्वत। आपको मालूम है हिमालय का जो सबसे पूर्वी चोटी है उसे क्या कहते हैं, नामचा बरुआ पर्वत। ठीक है, 7555 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, तो इधर नामचा बरुआ पर्वत। ठीक है, आप जितना जानते हैं ना कि इधर नामचा बरुआ पर्वत है, उसकी पूर्वी चोटी, हिमालय में सब देख चुके हैं। ठीक है, कि इधर जो सबसे पूर्वी चोटी है उसे नामचा बरुआ पर्वत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर नंगा पर्वत है, इधर नामचा बरुआ पर्वत।
तो नामचा जो बरवा पर्वत है उससे पहले ही नदी क्या होती है, उससे पहले ही नदी एक गार्ज बनाती है। आप गार्ज जानते हैं ना, सिंधु नदी गार्ज, जिस तरह हम देखे थे सिंधु नदी गार्ज बनाती है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र एक गार्ज बनाती है। ठीक है, गार्ज का मतलब क्या होता है कि नदी क्या हो रही है कि पर्वत या पहाड़ को क्या होती है वो काट देती है और अपने निकलने के लिए रास्ता बना देती है, जिस कारणवश नदियां जहां से बहती है वो तो खाली जगह हो जाता है, लेकिन उसके किनारों पर क्या हो जाती है, पहाड़ उठते रहते हैं और वो ऊंचे हो जाते हैं, जिस कारणवश ये तो घाटी की तरह, खाई की तरह हो जाती है, लेकिन इसके जिसके दोनों साइड पर क्या हो जाते हैं, पर्वत उठ जाता है। तो ये जो गहरी खाई दिख रही है इसे ही गार्ज कहते हैं और नदी इसी खाई में बहती है। ठीक है, क्यों बहती है, क्योंकि ये पर्वत को काट दिए, लगातार बहती है, लगातार रहती है तो अपनी ऊर्जा से क्या होती है, उसको काट देते हैं पर्वत को। जब किसी चीज पर, पत्थर पर लगातार नदियां टकराएंगी और लाखों वर्ष तक टकराती रहेंगी तब क्या होगा, वो पत्थरों को काट देंगे और अपने निकलने के लिए रास्ता बना लेते हैं, और ये क्या हुई, काट कर अंदर प्रवेश करवाए। इसलिए यहाँ पास नदी अपना गार्ज बनाती है जिसे ब्रह्मपुत्र गार्ज कहते हैं या दिहंग गार्ज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वैसे ही यह दिहंग नदी के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे दिहंग गार्ज कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, बस इतना ही आपको समझना था, अब लिखना है। ठीक है, आप लोग को इतना देखना था कि ऐसे यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती इधर की साइड पर जो है चोटी है जिसे नामचा बरुआ पर्वत कहते हैं। ये पूर्वी चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी अगर कहा जाए तो वो है नामचा बरुआ पर्वत भारत की। ठीक है, ठीक, तो आप ब्रह्मपुत्र पर क्या लिखेंगे, ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से नदी की देखिए तिब्बत के पठार से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से निकलकर ये क्या होती है, यहाँ पास जो ये सबसे उत्तर में ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास अगर उत्तर की बात करें तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसी के नीचे है यहाँ पास असम, असम के आगे आएंगे तो यह है हिमालय, लेकिन ये नदी हिमालय में मतलब सॉरी यहाँ है क्या है, मेघालय। ये जो मेघालय है, मेघालय में नदी प्रवेश नहीं करती, वैसे ही असम से आती है और यहाँ प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इधर बहते हुए आती है और ये क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये वाला भाग है पूरा है मेघालय का क्षेत्र, मेघालय के ऊपर से ये आती है यहाँ पास से। ठीक है, बहते हुए ये है पूरा असम का क्षेत्र, ये वाला असम का क्षेत्र है। ठीक है, तो असम से बहते हुए कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। ठीक, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसका कुल जो नदी द्रोणी का अगर जो कहा जाए तो द्रोणी क्षेत्र है। ठीक है, जो क्षेत्रफल है इसका, नदी द्रोणी जो क्षेत्रफल है, नदी द्रोणी का मतलब आप समझ रहे हैं, नदियां जहां से बह रही है। ठीक है, यहाँ से बह रही है तो उसका जो पूरा क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, उसका पूरा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है। तो नदी द्रोणी क्षेत्रफल की बात करें तो ये है लगभग 5,80,000। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। ठीक है, तो नदी द्रोणी क्षेत्रफल। ठीक है, ये कुल नदी है, ब्रह्मपुत्र की कुल है, वो चाहे तिब्बत में बह रही हो, भारत में बह रही हो और चाहे बांग्लादेश में बह रही हो। ठीक है, ये टोटल है। भारत में तो इसकी लंबाई 916 मीटर, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 916 किलोमीटर है। अभी हम लिखवा दे रहे हैं, पहले और लिखिए दूसरा पॉइंट। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमायुंगडुंग, हिमनद लिख दें या हिमनद या ग्लेशियर जो भी लिखना चाहें, हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नदी द्रोणी जो क्षेत्रफल है वो 5,80,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है या
ग्लेशियर कहें या हिमनद कहें, बात वही है। ठीक, तो इतना लिख लेंगे 2 पॉइंट। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से नदी निकली, बहते हुए यहाँ से प्रवेश कर गई। ठीक है, ठीक। तीसरा बिंदु लिखिए। क्या लिखेंगे तीसरा बिंदु? ठीक, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सांगपो, सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो नदी। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, उसे अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं दिहंग नदी। क्या कहते हैं? दिहंग नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जब असम में आती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है इसे क्या कहेंगे? यह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो इसे यहाँ पास क्या कहेंगे? यहाँ पास है जमुना नदी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? जमुना नदी। ठीक, तो सांगपो नदी कहाँ कहेंगे? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? दिहंग नदी। तथा असम में क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो ये है नाम है जो ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से निकलती है तो सांगपो कहलाए, जैसे ही यहाँ पास प्रवेश करती है वैसे ही प्रवेश करने से ये दिहंग नदी कहलाती है। ठीक है, ये पूरा है, ये क्षेत्र जो है आप देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला, ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये वाला पूरा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का। फिर ये है असम का, ये पूरा क्षेत्र। इधर है नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय। ठीक है, ये वाला बीच वाला क्षेत्र है असम का। ठीक, फिर इसके बाद असम में प्रवेश करती है, असम से बहते हुए बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये है वहाँ का नाम। ठीक, हो गया, रफ कर दें। ठीक, तीसरा बिंदु लिखिए। चौथा जो भी बिंदु आप लोग लिखिए, चौथा बिंदु क्या होता है? देखिए, जब यहाँ से नदी बहती है तो आपको बता दिया गया ना कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नदी एक गार्ज बनाती है जिसे दिहंग गार्ज कहते हैं। गार्ज फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करने से पहले क्या बनाती है? एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का, गार्ज और कैनियन आप नाम सुने ही होंगे। गार्ज होता है मतलब इसकी जो गहराई है वो कम होती है, कैनियन की गहराई इससे 3 गुना ज्यादा होती है, 2, 3, 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो गार्ज बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिहंग गार्ज। क्या कहते हैं उसे? दिहंग, क्योंकि ये नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? इसे कहते हैं दिहंग गार्ज। क्या कहेंगे? दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहंग गार्ज। क्यों दिहंग? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? दिहंग नदी। तो जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है तो एक खाई की तरह बनाती है। ठीक है, गार्ज का मतलब आप समझ लीजिए, जब नदियां क्या होती हैं, गार्ज पहले से भी बन सकते हैं, बाद में बन सकते हैं। जब मान लेते हैं कि नदी पहले नहीं बह रही थी, हम पहली कंडीशन देखते हैं कि नदी जब पहले यहाँ पास इधर नहीं बह रही थी, तब क्या होगा?
हिमालय पर्वत उठ गया, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुई, नदियां आई और नदियां यहाँ से बहना चाह रही, तो वो लगातार पर्वतों पर मारती रही, अपना टकराव करती रही, अपनी ऊर्जा लगाती रही, जिस कारण क्या हुआ, लाखों वर्ष तक जब ये क्रिया हुई तो यहाँ पास पत्थर कट गए और एक रास्ता बन गया, ठीक है। चूंकि किनारे के तो पत्थर कटे नहीं, वो तो उसी तरीके हैं, लेकिन जहां से नदी बह रही वो पत्थर कट गए और ये कट कर क्या हो गए, नीचे हो गए, ठीक है। और एक खाई के रूप में बनी, नदी इसी खाई में बह रही है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा गया, गार्ज कहा गया, ठीक। तो यही दिहंग कार्य कहलाया। दूसरा कंडीशन क्या है, नदी पहले से यहाँ से बह ही रही थी, पर्वत बाद में बने। जब नदी लगातार बह रही थी तो अपने स्थान पर पर्वतों को उठने ही नहीं दी और अगल बगल पर्वत उठते गए अपने स्थान पर। जब पर्वत उठने नहीं दी तो वो क्या हो गया, निचला स्तर हो गया और पर्वत किनारे उठते रहे, जिस कारण बस क्या हुआ, गार्ज का निर्माण हो गया। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक। तो गार्ज कुछ नहीं, एक खाई की तरह रास्ता होता है जहां से नदियां किसी पहाड़ या पर्वत पर, ठीक है, वहां पास प्रवेश करती हैं, किसी दूसरे स्थान पर प्रवेश करती हैं, तो एक प्रकार से रास्ता के रूप में बना लेती हैं, ठीक है, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे दिहंग गार्ज कहते हैं। कोई परेशानी नहीं, ठीक। रफ कर देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट लिखिए। भारत में जो इसकी नदी, मतलब इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 916 किलोमीटर, ठीक है, 916 किलोमीटर। लेकिन इसका जो जलग्रहण क्षेत्र या नदी या द्रोणी क्षेत्र, नदी द्रोणी क्षेत्र है, ठीक है, द्रोणी क्षेत्र वो लगभग 1,80,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये है, ठीक, ठीक। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। रफ कर दें, ठीक। अब आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना हो गया, ठीक है। आप ध्यान करिएगा कि जब नदी यहाँ प्रवेश करती है तो यहाँ नदियां मिलती है, ठीक है। यहाँ पर दिबांग नदी मिलती है, लोहित नदी मिलती है। जैसे यहाँ प्रवेश करती है तो सुभानश्री मिलती है, ठीक। आगे प्रवेश करती है तो यहाँ पास आप देखेंगे कि मानस नदी मिलती है, आगे जहाँ पास जाकर तीस्ता नदी मिल जाती है। तो ये सब हैं उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। लेकिन असम में देखेंगे तो एक हमें नदी द्वीप मिलता है, ठीक है। इसी में मान लेते ये नदी बह रही, नदी के बीच में ही क्या हो जाता है, जब नदियों में पानी कम रहता है तो ये हो जाता है, नदी में ही क्या होता है, नदियां यहाँ से काट कर पत्थर पर्वत को, ठीक है, लाती रही अपने साथ। और क्या हुई, यहाँ पास घाटी है, ठीक है। यहाँ पास असम में क्या है, घाटी, असम की जो पूरी घाटी है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र की घाटी कहलाती है, इसमें क्या हुई, नदियां अपने साथ लगातार गाद बालू मिट्टी लाती रही और क्या हो गया, अपने जैसे ही उनका वेग कम हुआ तो ये गाद मिट्टी बालू को घाटी पर लाकर एकत्रित करती रही, जिस कारण बस एक क्या हो गया, नदी द्वीप बन गया इसी के मध्य में, ठीक है, जिसे नदी द्वीप कहते हैं, जिसे मांजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। तो आप इसे लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप है, जिसे क्या कहते हैं, मांजुली नदी द्वीप, ठीक है, मांजुली नदी द्वीप, ठीक है, असम में है। असम की सरकार ने क्या कर दिया, इसे जिला भी घोषित कर दिया, मांजुली जिला हो गया, ठीक है। मांजुली द्वीप है, ये बड़ा सा द्वीप है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, भारत का तो है ही। तो मांजुली नदी द्वीप असम में है, ठीक है। ये कहाँ पास, घाटी में पाया जाता है, नदी बहती है। अब आप ये बताइए, नदियां जब ऊंचे स्थान पर निकलती तो उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो समतल सपाट मैदान पर आती है, नदियां फिर क्या होती हैं,
क्या सीधा तीव्र गति से गति करती है? ऐसे गति नहीं करती, जैसे ही आती है तो वो सर्पीला कार ऐसे 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 ऐसे। क्यों? क्योंकि अब इनका इतना वेग नहीं है कि ये सीधा बह सके। जब इनका वेग कम हो जाता है तो नदी जिधर ढलान पाती है उधर बहना शुरू कर देती है और अपने साथ जो गाद बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती है उसको एकत्रित करती जाती है, अपनी घाटी में छोड़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका वेग कम हो गया। अब उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर या गाद बालू मिट्टी को ले चले, उनका भार सहने की क्षमता ही नहीं, जिस कारणवश क्या हो गई, उसको छोड़ती जाती है, जिस कारणवश द्वीप बन ही जाते हैं। ठीक है, जिसे मांजुली द्वीप कहते हैं। यहाँ पास बना है जो वो मांजुली द्वीप है। ठीक, परेशानी नहीं। ठीक, रफ कर दें। ठीक, अब आते हैं एक पॉइंट और, जो एक दो पॉइंट है उसे कह लिख लीजिए सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां थोड़ा लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र की क्या सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां तो आप लिखिए, जैसे यहाँ पास जैसे ही प्रवेश करती है तो इस बाएं साइड से ही क्या होती है, यहाँ नदी दिबांग नदी, यहाँ पास हो गया लोहित नदी प्रवेश करती है। तो क्या लिखेंगे? दिबांग, दिबांग नदी, लोहित। ठीक है, लोहित हो गया। यहाँ पर आप प्रवेश करती है असम में तो सुभानश्री मिलती है इससे। ठीक है, सुभानश्री, धनसिरी। ठीक है, धनसिरी, जिया भरेली, जिया भरेली। ठीक है, पगला धी। ठीक है, पिथुमारी, पिथुमारी। और लिखिए आप लोग कामेंग। ठीक है, केनुला नदी, आप इसको सब लिखते जाइए। ठीक है, केनुला नदी, कुलसी नदी। ठीक है, दिखू नदी, दिखू नदी। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक आप लिखिए संकोश नदी। ठीक है, संकोश, संकोश नदी। ठीक, तो ये इसके कुछ हैं। ठीक है, मानस नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी। तो ये इनकी क्या होगा, यहाँ आदि लिख लीजिएगा। ठीक है, आदि, ये इनकी क्या है, आप लोग को जितना याद हो जाए उतना लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब पूरा लिख लीजिएगा, फिर जो याद रहे इसको आप याद ही रखिए। मानस, तीस्ता, इसको याद कर लीजिएगा। इधर ये दिबांग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये इतना तो याद ही रहना चाहिए। दिखू कभी कभी पूछा जाता है, दिखू याद कर लीजिएगा। तो मानस, तीस्ता, दिबांग और ये हो गया। और भी है, बूढ़ी दिबांग, दिहिंग है। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग नदी भी इसी से आकर मिलती है, तो वो सब मत लिखिए। तो आदि लिखा है ना, उसमें और भी शामिल हो जाएंगी। तो दिबांग नदी, लोहित नदी, सुभानश्री, धनश्री, जिया भय, पगला दिया, पिथुमारी, कामेंग, केनुला, कुलसी, दिखू, संकोश, मानस और तीस्ता। तीस्ता नदी निकलती कहाँ से है? ये है यहाँ से है। क्या ये सिक्किम का क्षेत्र है ना, सिक्किम से निकलती है। ठीक है, ठीक ठीक। और सिक्किम के बाद जो मानस नदी है वो निकलती कहाँ से? भूटान से। कहाँ से निकलती है? ये है भूटान की नदी। ठीक है, तो कोई परेशानी तो होगी नहीं, इतना लिख लीजिए। तीस्ता नदी सिक्किम और मानस कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। ठीक ठीक, विषय रफ करें। ठीक, जब ये पहुंचती यहाँ पास है तो जमुना नदी कहलाती है। ठीक है, ये जमुना नदी इधर से आकर जो गंगा नदी की दूसरी शाखा थी, क्या नाम था उसका? पद्मा नदी। पद्मा नदी से जाकर मिल जाती है और इसकी संयुक्त धारा जो कहलाती है वो है पद्मा धारा। ठीक है, फिर मणिपुर से एक नदी निकलती है जिससे क्या, ठीक है, ये बराक नदी। बराक नदी यहाँ से निकलती है, इसमें आकर मिलती है, जो मणिपुर की महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, बराक नदी कई बार पूछा गया। ठीक, तो इसे रफ करें। ठीक, चलिए लिख लेंगे ना इसे। ठीक, इसमें 4-5 नदियां याद रखिए गई। ठीक है, इन सभी में
अरे 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक बार में तो जल्दी तो याद नहीं होता, 3-4 बार जब याद करेंगे तो याद हो ही जाएगा। देखिए एक पॉइंट और जो भी बचा उसे थोड़ा लिख लीजिए। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर, बांग्लादेश में जाकर गंगा की शाखा पद्मा नदी से मिल जाती है, जिसकी संयुक्त शाखा क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, तो आप ब्रह्मपुत्र लिखिए, आप लिख लीजिएगा जी पूरा, हम इसमें थोड़ा पूरा नहीं लिखेंगे। जब ब्रह्मपुत्र किससे मिलती है, पद्मा नदी से। ठीक है, ये है गंगा की सहायक, गंगा की धारा है। ठीक है, ये गंगा की धारा है, गंगा की धारा। ठीक, पद्मा नदी से मिलती है, तो इसकी जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी, कोई परेशानी नहीं। ठीक, यहाँ से जाकर यहाँ नदी मिलती है, रफ करते क्या, अब इसको आप लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, इस तरह मत लिखिएगा, या इसी तरह लिख लीजिए अगर याद रहे तो, लेकिन इस तरह लिखिएगा नहीं, क्योंकि जब दोबारा खोलेंगे तो याद हो रहता नहीं। ठीक है, यहाँ नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ नदी 2 शाखाओं में निकलती है, जिसे एक को कहते हैं अलकनंदा, दूसरे कहते हैं भागीरथी। यहाँ से नदी बहते हुए यहाँ आती है। ठीक है, और यहाँ पास बांग्लादेश में पहुंचकर, सॉरी यहाँ पश्चिम बंगाल में पहुंचकर, पश्चिम बंगाल जैसे पहुंचती है वहां पास 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा दक्षिण की तरफ चली जाती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं, दूसरी शाखा आगे बढ़ जाती है, जिसे पद्मा नदी कहते हैं। राजश्री जिले में जैसे प्रवेश करती है वैसे इसे पद्मा नदी कह देते हैं। ठीक, पद्मा नदी जैसे ही कहलाती है नीचे बढ़ती है। ठीक ठीक, ऊपर से इधर से क्या, कौन सी शाखा है, ब्रह्मपुत्र की, यहाँ क्या कहलाई, जमुना नदी। ये जाकर यहाँ पास मिल गई, जब ये मिल जाएगी तो इसे क्या कहेंगे, इसको तो पद्मा नदी ही कहेंगे। ठीक है, इसे पद्मा कहते हैं, ये भी पद्मा है, लेकिन ये कौन सी धारा है, ये है जमुना की धारा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक, ये जब दोनों मिल जाती है तो ये पद्मा नदी, और फिर यहाँ पास एक बहुत बड़ा पूरे क्षेत्र पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी उसका जो क्षेत्र है यहाँ तक तो रहता है, मैंग्रोव वन यहाँ सब पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन डेल्टा में पाए जाने वाले वन होते हैं, हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वनों में बात करेंगे, इसके मतलब जैसे इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद क्लाइमेट होगा, उसके बाद वन, मिट्टी, ये सब आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पास देखेंगे। तो इतना समझ में आया, तो इतना ही था, ब्रह्मपुत्र खत्म भी हो गया, आसान ही था। ठीक, आसान था। ठीक है, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, तो फिर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। कैसा लगा बताएंगे आप लोग, ठीक, बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल। कल क्या शुरू करेंगे, अब तो हिमालयी नदियाँ समाप्त हो गई ना, हिमालयी नदियाँ समाप्त हो गई, तो अब देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। कल से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, महानदी, ये सभी, दामोदर नदी इन सभी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक, तो कल मिले, ओके, ठीक।